नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस की एग्जाम डेट आ चुकी है और आपको ये भी पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है किसी भी एग्जाम को पास करने का सबसे बेहतर दवा होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही करने वाले हैं और ये लगातार सीरीज अभी चलेगी। बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो पिछले साल पूछा गया है। और आज ये पहला वीडियो, इस वीडियो में हम लोग 2/8/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स के उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए पहला सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह अन्य 25 किलोमीटर दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा? औसत चाल आपको निकालना। पहला क्वेश्चन, औसत चाल आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। औसत चाल कैसे निकालते हैं हम लोग? देखिए, टोटल अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें, यानी टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस अगर निकाल लेते हैं हम लोग, उसके बाद अगर टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर दें इसको टोटल टाइम से, तो आपका औसत चाल ज्ञात हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? देखिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर और 25 से 10 किलोमीटर चला, 25 किलोमीटर दूरी तय किया। तो 25 और 15 कितना हो जाएगा? 25 5 3 10, ये 40 किलोमीटर हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। और टाइम टोटल कैसे निकालिएगा बताइए? 15 किलोमीटर जो है, 15 किलोमीटर चला किससे? 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहीं से तो टाइम निकलेगा ना, दूरी बटा चाल, समय निकल जाएगा यहाँ से। तो पहले का समय ये हो गया, समय 1। और समय 2 कैसे ज्ञात करेंगे? समय 2 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 25 किलोमीटर दूरी तय किया है, 25 किलोमीटर कितने चाल से? तो ये चाल था मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समय 2 आ गया। तो दोनों को जोड़ने के बाद मेरा टोटल टाइम हो जाएगा। आप दोनों को यहाँ से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? आप ऐसे 15 दूना 30, 1/2 यानी 0.2 आवर हो गया, सॉरी 0.5 आवर। और इसको ये कितना हो जाएगा? 2.5 आवर। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 3 घंटा। ये आपका आ जाएगा 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है P अनुपात Q बराबर, ये वैल्यू दिया हुआ है P अनुपात Q बराबर 5:2। तो आपको वैल्यू किसका ज्ञात करना है? 2P - 3Q, 2P - 3Q रेशियो, इसका अनुपात निकालना है किससे? 3P - 5Q से। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि रेशियो है क्या है, बस आपको वैल्यू रख देना है। पी क्यू रेशियो दिया हुआ है 5:2, तो पी का वैल्यू सीधा 5 मान लीजिए, क्यू का मान लीजिए 2, तो बस यहाँ पे रख दीजिए। पी की जगह 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 माइनस क्यू की जगह क्या रखना? 2, तो 3 दूना 6। यहाँ से रेशियो ज्ञात करना है। पी की जगह फिर रखेंगे कितना? 5, 5 क्या ये हो जाएगा 15 माइनस ये कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा? ये 4 अनुपात, ये कितना हो जाएगा? 5। 4:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4:5। ऑप्शन नंबर किस में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो एक बार शेयर जरूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बहुत बेहतरीन सब सवाल है। एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 20% लाभ लेने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा? देखिए, 320 रुपया में बेचा तो 20% का क्या हो गया? हानि हो गया। 20% का हानि हुआ है, लॉस हो गया। कितना में बेचने पर? 320 में बेचने पर, 320 रुपया में बेचने पर। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पर 20% का फायदा लेना, हमको 20% का फायदा लेना था, कितना में बेचना पड़ेगा इसको बताइए। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। कोई भी वस्तु जो होता है उसका क्रय मूल्य या उसका जो रियल वैल्यू होता है, वास्तविक वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% होता है, 100% होता है। और उसने 20% हानि पर बेच दिया, घाटा पर बेच दिया। तो पहले तो 100% वैल्यू था, 20% घाटा होने के बाद कितना में बेचा? 80% में। तो बताइए, ये 80% में उस वस्तु को बेचा, लेकिन सवाल कह रहा है क्या? 320 में बेचा है, 320 में बेचा है। ये तो दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए ना। इधर परसेंट में जो है 80% में बेचा और रियल में कितना में बेच रहा है? 320 में, तो दोनों वैल्यू बराबर होगा। यहाँ से आप 1% का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब ध्यान से समझिए, क्रय मूल्य 100% होता है हमेशा, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, यानी 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? ये 400 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया? 400। अब आपसे कह रहा था कि 20% इस पर फायदा लेना है। 400 का सामान है, 20% फायदा लेना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा? इसका निकाल लीजिए। 20%, 400 का 20%, यहाँ से हो जाएगा 4 20 के 80, यानी 80 रुपया ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो टोटल जो एसपी होगा मेरा वो कितना हो जाएगा? 480 रुपया।
480 रुपया में उसको अगर बेचेंगे तो हमको फायदा 20% हो जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे करेंगे देखिए, 100% सीपी हो गया, 20% फायदा लेना था, इसका मतलब 120% में उसको बेचना चाहिए था हमें। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते थे 120% का। 1% का वैल्यू 4, तो 120% का वैल्यू 120 गुना 4 करते 480 रुपया, ये मेरा राइट आंसर आ जाता। अगला सवाल क्या कह रहा है, पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। अगला सवाल चौथा नंबर सवाल है। देखिए मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है कितना, आय का अनुपात है 4:3, आय का अनुपात 4:3। उसके बाद आपसे कह रहा है कि मासिक व्यय का जो अनुपात है वो 3:2 है। 3:2 है किसका, व्यय का। मासिक व्यय जो है 3:2 है। यदि पवन एवं सुनील प्रति माह 4000 एवं 6000 रुपये बचाता है, तो भैया ये पवन का था और ये सुनील का था। पवन कितना बचत कर रहा है, 4000 और ये 6000। ये 4000 बचाता है और ये 6000 बचाता है। इसको नीचे क्यों लिखे हैं, आप भी इसी प्रकार से लिखना। ये बेस्ट टाइप है सवाल का, सीजीएल में भी कई बार पूछा गया है। टाइप को आप समझ जाओ। देखो क्या कह रहा था, आय भी दिया था, व्यय का अनुपात दिया था, बचत भी दिया हुआ था। हमने तीनों को इसी प्रकार से लिखा, क्योंकि जैसे ही आय में हम व्यय को घटाएंगे, जितना कमा रहे हैं उतना खर्चा घटा दिए, उसमें तो बचत है ना बचेगा। तो नीचे में हम लोग क्या लिखे हुए, नीचे में हम लोग बचत लिखे हुए, ये चीज है यहाँ पर। अब इसमें क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछा गया, देखिए उनकी मासिक आयों का योगफल क्या होगा, उनका जो दोनों का मासिक आय है उसका योगफल ज्ञात करना है। ऐसे सवाल को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या होता है वो सीखिए। यहाँ दोनों को गुना करिए, दोनों का अंतर निकालना। 4 दूना कितना आएगा 8 और ये 3 तिया 9, तो 9 और 8 का अंतर कितना आ जाएगा, तो 9 - 8 बराबर क्या हो गया 1। उसी प्रकार से सेम नीचे भी गुना करना, यहाँ पर है इस दोनों में गुना करना। क्या हो जाएगा 6 तिया 18000, 18000 माइनस 4 दूना 8000, तो कितना बचेगा, यहाँ से अंतर क्या आ गया 10000। ये 10000 किसका वैल्यू होगा, इसी एक का वैल्यू। ऊपर वाले का अंतर 1, नीचे वाले का अंतर 10000, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 10000। एक का वैल्यू 10000। तो हमसे पूछा था मासिक आय का योगफल क्या होगा, तो बताइए इसका 4 यूनिट था ना, और इसका कितना 3 यूनिट था। तो टोटल करेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा, 4 3 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 7 70,000 रुपया। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये सरलीकरण का है, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है सवाल। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में खुद देना, नहीं बनेगा अगले वीडियो में मैं इसको कराऊंगा। आइए अगले सवाल को फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सरलीकरण से ही है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको मैं करवाता हूँ, पहले इसको इरेज करने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है और ये भी बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। सब सवाल को छोड़ना मुनासिब नहीं है, और इसमें जो है बोर्ड मास का लगभग कॉन्सेप्ट यूज हो गया है। देखिए कितना बड़ा सवाल है, और इसको इजी वे में कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए बोर्ड मास में क्या होता है कि बोर्ड मास यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बोर्ड मास का, थोड़ा ध्यान से समझ जाइए, उसके बाद तो फिर बनेगा। बी से होता है ब्रैकेट आपका, ओ से होता है ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ब्रैकेट का सबसे पहले क्रिया करना होता है, और ब्रैकेट में भी 3 प्रकार का ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मीडियम और ये बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट हमें दिखाई देता है उसका काम करना है। उसका काम कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ आपको छोटी ब्रैकेट दिख रहा है, आप बहुत सारा चीज आपको माइंड में करना पड़ेगा। अगर हमेशा कॉपी कलम चलाओगे तो फिर क्वेश्चन तो रह गया, नहीं बन पाएगा उतना जल्दी से। आपको बहुत सारा काम माइंड में करना पड़ेगा। कैसे, जहां जहां छोटी ब्रैकेट है उसको हम लोग रिमूव करने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे ये छोटी ब्रैकेट पहले दिख रहा है हमको, इसमें तो सबसे पहले गुना होगा। देखिए गुना होगा तो 5 गुना 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 10 - 2। अब बताइए 10 और 1 11 - 2 कितना हो जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9। पूरे ब्रैकेट की जगह 9 लिख सकते हैं। यहाँ भी ब्रैकेट था, इसको अगर हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं 6। यहाँ भी ब्रैकेट है, अगर इसको हटाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, पहले भाग होगा। देखिए 2 चौके 8, 4 6 गुना 4 करेंगे तो 24। ये इसको हटाएंगे तो 24 आ जाएगा, और इसको हटाने पे क्या आएगा बताइए 7 चौके 28 - 2 दूना 4, 28 - 4 करेंगे तो क्या आएगा 24। यानी कि सब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया और मेरे पास ये संख्या आ चुका है। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर भी हम लोग काम करते चलेंगे एक ही लाइन में, ऐसा नहीं कि बार बार यहाँ पे हमको लिखना पड़े। तो भाग है यहाँ पे, सबसे पहले भाग ही होगा, तो 9 8 72, 8 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अब 8 + 3 था, 3 लिखेंगे -6, और ये माइनस ब्रैकेट में क्या आया है 6 आया है, प्लस यहाँ पे प्लस देंगे। 5 का 3 है तो 5 तिया क्या हो जाएगा 15, माइनस माइनस क्या आया था ब्रैकेट की जगह 9 आया। अब ये सिंपल हो गया, आप इसको तुरंत सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ 8 भाग 4 है तो क्या होगा 4 दूना 8, 2 यहाँ पे +2 था तो +2 लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस था तो माइनस लिखेंगे, ये 24 था ब्रैकेट की जगह। फिर यहाँ प्लस था, प्लस लिखेंगे, 24 था उस ब्रैकेट की जगह। अब इसमें अगर कुछ आपको लग रहा है कि ऐसा कैंसिल होने वाला तो कैंसिल करो, 24 24 तो कैंसिल हो ही सकता है। तो उसके बाद क्या होगा, 9 + 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24। 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24 - 4 = 24, 24
बताइए और कहीं कैंसर हो सकता है क्या? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 8 3 11, 11 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा? 5, 5 माइनस 6 मतलब -1 बचेगा, -1 -9 कितना हो जाएगा? -10 और ये +15 है। ऊपर में बचा, नीचे क्या बचा? 2 + 2 4। यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 5 बच जाएगा बटे 4, 5/4 आपका राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन पॉइंट में है तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका 5/4 सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 64:125 है, 64:125 दिया हुआ है। ये घनों का आयतन, जो घन जो होता है उसका आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए दो चीज समझिए, जो घन का आयतन होता है यानी घन का जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है, और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो होता है 6a²। यहाँ से अगर हमको भुजा पता चल जाए हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे बताइए? ये तो क्यूब है ना, क्यूब होता है, ए क्यूब होता है ना, तो आप यहाँ से क्यूब निकालिए। किसका? 4 चौके 16 चौके 64, 4:5। भुजा का अनुपात मिल गया हमको 4:5। अब क्या निकालना? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो क्षेत्रफल 6a² अपॉन 6a²। पहला वाला का ये दूसरे वाले का भुजा होगा, 6 तो कट जाएगा। पहले वाले का भुजा कितना है? 4, यानी 4 चौके क्या हो जाएगा? 16 अनुपात नीचे वाले का कितना है? 5, तो 25। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 16:25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले इसको मिटाना पड़ेगा। एकदम तगड़ा वैकेंसी दिया जा रहा है, इस बार सिलेक्शन ले लो, अदरवाइज बहुत लंबा खींचा जाएगा। आइए बेहतरीन सब सवाल है, बहुत ध्यान से समझिए। 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार देखना पड़े देखिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसको ढंग से समझ जाइए और वैसे सवाल को दोबारा छोड़ना नहीं है। आइए सवाल क्या कह रहा है? 13 संख्याओं का औसत 42 है। 13 संख्या दिया हुआ है, इसका औसत कितना दिया है? 42 दिया हुआ है। यदि 14वीं संख्या को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। एक संख्या जैसे ही इसमें जोड़ा जाता है 14वीं संख्या, तो इसका औसत क्या हो जाता है? 44 हो जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस 14वीं संख्या को आने के बाद जो औसत होता है वो कितना हो जा रहा है? 44। इस औसत का मतलब क्या हुआ? 44 जो हो गया। जो ये पहले 42 था वो भी 44 हो गया, यही ना मतलब हुआ औसत का। औसत का मतलब सब बराबर हो गया, है ना। ये पहले 42 था, 13 का 13 लोग जो था 42 पे अटका हुआ था। जैसे ही ये 14वां आया तो सब 44 हो गया। इसका मतलब 2-2 सबको मिला है ना, 2-2 सबको। तो 2-2 अगर मिला सबको तो 13 व्यक्ति पहले से था, तो 13 दूना 26 तो वो हो गया आपका, 13 दूना 26। और 14वां व्यक्ति जो था ये अपने आप में 44 खुद लेके आया। मतलब ये टोटल जो है 44 + 26 ये 14वां व्यक्ति लेके आया है, तभी ना ये कंडीशन हुआ है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? कितना आया है लेके? 44 × 50 = 70। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। आइए अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह एक समकोणीय वृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या एवं एक गोले की त्रिज्या प्रत्येक r के बराबर है, यानी दोनों का त्रिज्या बराबर दिया हुआ है। यदि गोले एवं शंकु के आयतन समान हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। ये फार्मूला बेस्ड है और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। गोला और शंकु दिया हुआ है, दोनों का आयतन बराबर है। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम, और शंकु है ना, शंकु का वॉल्यूम, दोनों क्या दिया हुआ है? शंकु का वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है। ये कितना होता है? 4/3 πr³। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 1/3 πr²h। इसके बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। और सवाल में ये भी कह रहा था कि r जो है, दोनों का रेडियस जो है, त्रिज्या वो बराबर है। यहाँ से πr² कैंसिल है, कितना बचेगा? r 3 कैंसिल हो जाएगा। h बराबर क्या बच जाएगा बताइए? आप खुद से बता दीजिए। h बराबर 4r बचेगा। h बराबर 4r आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में है कि 10% एवं 15% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट होगा। 10 और 15 दिया हुआ। 10% और 15% दो लगातार छूट है, इसको एक छूट में बदलना है तो किसके बराबर होगा? देखिए इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि x + y + x × y/100। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे दोनों छूट है ना, तो दोनों को माइनस में, छूट जैसे ही होगा वो माइनस में, अगर लाभ हो रहा होगा तो उसको प्लस में रखना है, या बढ़ रहा होगा तो उसको प्लस में रखना है। यहाँ पे तो दोनों छूट है, तो क्या करेंगे? -10 और यहाँ पे जैसे ही गुणा करेंगे एक्स वाई को तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस 10 गुना, सॉरी ये 15 था ना, एक 15 है यहाँ पे 15, तो 10 × 15/100। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? -25 प्लस कितना हो जाएगा? 1.5। अब जैसे ही इसको माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा ये बताइए? 23.5।
ये कितने का आ गया 23.5 और ये माइनस में होगा ना, इसका मतलब इतना परसेंट के बराबर होगा, वो समतुल्य छूट जाएगा 23.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, जिस प्रकार से सवाल लिखा हुआ है सेम उसी प्रकार से आपको लिखना है कॉपी पर, इसलिए आसान हो जाएगा। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा था, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है। जो विक्रय मूल्य यानी एसपी जो है वो किसके बराबर है, सीपी के का मतलब गुना का 8/7 इसके बराबर था। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, एसपी और सीपी को एक साइड करना, सवाल बन जाएगा। तो सीपी को इधर भेज दीजिए, भाग में आ जाएगा, एसपी बटा सीपी बराबर क्या हो गया 8/7। तो सीपी के सामने 7, एसपी के सामने 8। सीपी मतलब क्रय मूल्य 7 रुपया में खरीदा और 8 रुपया में उसको बेचा, कितने का फायदा हुआ 1 रुपये का फायदा। 1 रुपये का फायदा कितने पर हुआ, क्रय मूल्य पे फायदा होता है ना हमेशा, तो 7 पर हुआ है। 1/7 परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, ये कितना हो जाएगा 100/7% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवदास में ऑप्शन है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अब क्या कह रहा है, महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। पावर वाला 2 पे पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 तथा 2 पर पावर 5 गुना 3 पे स्क्वायर। इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो जो पावर वाला हाईएस्ट आ रहा होगा कॉमन उसमें, उसको बाहर कर लेना। देखिए 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 पे पावर 5, तो क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन आ जाएगा 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 है, यहाँ 3 पे पावर 2 है, तो क्या कॉमन आएगा 3 पर पावर 2। ये आपका एचसीएफ आ गया राइट आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इससे पहले इसको रफ कर लेते हैं। आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा या 13 पता नहीं, जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी मान जो है 20-40 हो तो संख्या का आरंभिक मान ज्ञात करें। देखिए सेम उसी फार्मूला पे, एक बार बढ़ा दिया, एक बार घटा दिया, एक बार बढ़ाया फिर घटाया, तो जो परिणामी आता है, परिणाम जो उसका आएगा उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसी फार्मूला पे निकालते हैं। वो फार्मूला ही है x + y + x गुना y/100। इसी फार्मूला पे आपको उसका परिणाम निकालना है। देखिए सवाल में क्या कहा था, 20% बढ़ाया गया मतलब प्लस होगा, यहाँ पे लिखेंगे +20। उसके बाद कहा 15% घटा दिया, तो यहाँ पे -15 लिख देंगे, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुना होकर यहाँ पे माइनस, तो लिखेंगे 20 गुना 15 और बटा का यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस कितना हो जाएगा 3 होगा, 5 - 3, ये किसके बराबर होगा 2%। और 2 किस में आया, प्लस में या माइनस में, प्लस में आया है, तो प्लस में आया, इसका मतलब 2% क्या हो गया होगा, वृद्धि हो गया होगा, वृद्धि हुआ होगा उस रियल संख्या में। बताइए ये जो परिणाम आया 2% का वृद्धि हो गया है उस संख्या में। अब बताइए कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा कितना होता है 100%, अगर उसमें 2% बढ़ा दें तो किसके बराबर होगा 102% के बराबर। चलिए आप कहिएगा ठीक है सर 102% के बराबर हो गया, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि वो संख्या कितना है 20-40 हो गया है, 20-40 हो गया है, यानी 2040। कब हुआ है 2040, ये सारा प्रक्रिया करने के बाद, और सारा प्रक्रिया के यहाँ 2% बढ़ा है ना, ये 2% बढ़ाने पे इधर तो 102% हुआ प्रतिशत में, लेकिन रियल में कितना हो गया 20-40, इसी का वैल्यू, तो दोनों बराबर होना चाहिए। अब आपसे पूछा है कि आरंभिक मान मतलब 100% वाला वैल्यू जो रियल है वास्तविक, वही पूछा हमसे, तो 100% का यहाँ से वैल्यू हमें ज्ञात करना है। 100% बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 102 से कटाएंगे कितने बार में कट जाएगा 20 बार में, 204 था तो 0 20 बार में, और 100% बराबर क्या हो जाएगा 20 पे 2 0 दे दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 2000, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1200 रुपये की धनराशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। सीआई का क्वेश्चन है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, बहुत प्यारा सवाल है। मूलधन कितना दिया हुआ है आपको, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200, और रेट जो दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपको 20%, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे, एक तो फार्मूला है ही, उस पर आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है वो कुछ अलग तरीका है। अगर आप इसको सीख जाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और गुना भाग से बच जाओगे। कैसे करते हैं हम, देखिए जो रेट दिया हुआ है उसको पकड़िए 20%, तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20/100। अगर इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। अब आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे लिखना है प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखना है अमाउंट, यानी ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया आपका मिश्र धन।
तो मूलधन कितना दिया हुआ है 1200, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे हम लोग 1/5। इस 1/5 का मतलब हुआ कि ये जो 5 होता है ये आपका प्रिंसिपल होगा और ऊपर जो होगा वो ब्याज होगा। नीचे क्या हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन और ऊपर क्या हो गया ब्याज। तो प्रिंसिपल के सामने लिखेंगे कितना 5 और यहाँ अमाउंट बताइए क्या होता है मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज दोनों होता है, दोनों को जोड़ के लिखेंगे 5 6 यहाँ पे लिख लेंगे। इतना काम कर लिए। उसके बाद समय क्या दिया हुआ 2 वर्ष। 2 वर्ष अगर दिया है तो इस पे करेंगे स्क्वायर, 3 वर्ष दिया रहता तो करते क्यूब, 4 वर्ष दिया रहता तो पावर 4 देते। तो ये कितना हो जाएगा 25 25, ये हो जाएगा 6 के 36। अब देखिए जब प्रिंसिपल अपने पास 25 होता है तो उस समय अमाउंट कितना हो जा रहा है 36 हो जा रहा है। अब आप यहाँ से तुलना करिए, ये 1200 दिया हुआ है रियल में, कितना दिया हुआ है रियल में 1200 रुपया दिया हुआ प्रिंसिपल, और हम यहाँ 25 पर तुलना किए। ब्याज कितना आ रहा है यहाँ पे ब्याज 11 यूनिट ब्याज आ रहा है मेरा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 25 यूनिट का वैल्यू 1200 है, 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालिए 1200/25, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे सिर्फ ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि ये मेरा मूलधन है और रियल में मूलधन 1200 दिया हुआ है, तो दोनों तो बराबर होगा ना। तो 25 का वैल्यू 1200 था, तो 1200 में भाग देने पर 1 का वैल्यू आ जाएगा, और हमको ब्याज चाहिए जो कि 11 यूनिट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 से कटाइए, 25 चौके 100 और 25 अठे 200, ये 48 गुना 11, 48 गुना 11 आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब गुना कैसे करेंगे 11 से गुना करने का बहुत ही आसान तरीका, 4 8 यहाँ पे लिख लीजिए 4 8, और इसी दोनों को जोड़ के बीच में लिख लीजिए 8 4 12। लेकिन अब काम करना क्या है कि 8 4 12 दोनों एक साथ नहीं लिखना, सिर्फ एक अंक लिखना है। एक अंक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और ये 2 1 यहाँ आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा 4 1 क्या हो जाएगा ये 5, यानी 528 आपका 528 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर D4 फिर से देवदास में नजर आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। थक गए क्या? सरकारी नौकरी लेने वाले कभी थकते नहीं, एकदम बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत करिए, नौकरी ले लीजिएगा तो पूरा जहां अपना होगा। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, आपका भी नौकरी होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल। A/B बराबर 3/4 दिया हुआ है, रेशियो से है ये सवाल 3/4। उसके बाद B/C बराबर क्या दिया हुआ है 4/5। उसके बाद दिया हुआ है C/D बराबर 5/6। तो आपसे पूछा है तो A/D पर पावर 10 का वैल्यू क्या होगा। मानो तो बहुत आसान, नहीं तो बहुत मुश्किल है ये सवाल। कैसे करेंगे आइए देखते हैं इस सवाल को। दोनों का रेशियो दिया हुआ AB BC CD, तीनों का रेशियो दिया है और आपको AD का पूछा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब शुरू वाले और लास्ट वाले का निकालना हो रेशियो तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए A/B, B/C, C/D, तीनों को पहले लिख लीजिए जो जो दिया हुआ 3/4, 4/5, 5/6, और आपको ज्ञात किसका करना है A/D, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला। तो आप सिंपल गुना करके इसको नीचे लिखिए, 5 चौके 20 60, और ये 56 30 चौके 120, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा रेशियो 1/2, 1/2, यानी A/D जो है A/D का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, और इसी पर पावर कितना है पावर 10 है, पावर 10। तो क्या हो जाएगा ये बताइए। अब आप आंसर निकाल सकते हैं, गुना भाग कर लीजिए बैठ के, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं सवाल ये नहीं, सवाल ये पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करने के बाद अंश और जो हर आएगा उसका सम क्या होगा, यानी योगफल क्या होगा। ये तो 1 पे पावर 10 देंगे 1 आ जाएगा, 2 पे पावर 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1024। अब इस दोनों का सम पूछा है हर और अंश का, कितना हो जाएगा 1025 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर A4 एप्पल में। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन सवाल के साथ और बेस्ट सॉल्यूशन और अप्रोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।